नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच 73वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित होंगे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हटाई गई धारा 370। चंडीगढ़ में बलराम दास मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। स्पष्ट नीति और सही दिशा के चलते जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने समेत सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। 75 दिन के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार। कहा, विकास से जुड़े कामों को रफ्तार देने के लिए उठाए गए अभूतपूर्व कदम। संसद में बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज को लेकर जताई खुशी। पंद्रह अगस्त के बाद घाटी में चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी पाबंदी में ढील। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा। सभी सरपंचों को पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश। धरती की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान 2। तड़के 2:21 पर ट्रांसलूनर इंजेक्शन ने पूरा किया अभियान। 20 अगस्त को पहुंचेगा चंद्रमा की कक्षा में। 7 सितंबर को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद। देश 15 अगस्त यानी कल अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसे लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। राज्यसभा टीवी पर भी आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। देश भर में जश्न आजादी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद पाकिस्तान को उन्हें छोड़ने पर विवश होना पड़ा। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 56 व्यक्तियों को अग्निशमन पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और कश्मीर घाटी में भी प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर आज ADG लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और स्कूल खुल गए हैं। मुनीर खान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर समेत अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई जिनसे स्थानीय स्तर पर निपटा गया। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर ट्विटर पर झूठे और भ्रामक संदेश फैलाने वाले अकाउंट्स पर प्रशासन की नजर है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। The situation in the whole of the state is completely under control. As far as Jammu division is concerned, the restrictions have been lifted, and you must be knowing that schools and other establishments are functional. As far as Kashmir division is concerned, the restrictions at certain places are in place. Presently, our main focus is 15th of August, and all the preparations are in place and all the arrangements are in place to ensure peaceful celebrations throughout the state. Further relaxations in prohibitory orders have been given in a large number of areas, including Srinagar, and these relaxations will continue to be given till afternoon today. There have been a few minor localized incidents which have been dealt with at the local level itself. On all other fronts,
civil supplies, national highway, airport, medical facilities, things continue to be normal. The local authorities, as before, are keeping a close watch on the situation and offering relaxations wherever the situation so warrants. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। इस बाबत कल शाम राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए बुनियादी और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान अधिकारियों ने राज्यपाल को मेडिकल सुविधाओं और बिजली पानी की आपूर्ति की ताजा स्थिति को लेकर जानकारी दी। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर भी स्थिति का जायजा लिया, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फुल ड्रेस रिहर्सल शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी सरपंचों को अपनी अपनी पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश दिए जाएं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बताया कि कुछ जिलों में एहतियातन सावधानी बरती जा रही है। With this social media becoming a very new normal in our lives, and such videos, such photographs become quite surplus and very prolific, and people are being educated, and I've been very thankful to media that they have supported me, the very responsible media, in bringing such fake news or the news which can create strong undercurrents of discontentment, and we are educating people also. 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। हालांकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बहाल होने में कुछ वक्त लग सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर दिए गए बयान पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी को इतनी सारी शर्तों के साथ आने का न्योता नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर आने से लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि सीमा पार की फर्जी खबरों पर राहुल गांधी का कश्मीर के हालात पर टिप्पणी करना गलत है। राज्यपाल ने इस मामले को स्थानीय पुलिस और प्रशासन को आगे की जांच के लिए भेज दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर तक इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक मामलों के प्रधान सचिव नवीन चौधरी ने कल जम्मू में प्रेस वार्ता के दौरान इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपनी तरह का पहला निवेशक सम्मेलन है जो जम्मू कश्मीर को अपनी मजबूत रणनीति और क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देगा और इसके जरिए राज्य से बाहर के कारोबारी समुदाय के मन में बसे डर और आशंकाओं को भी दूर किया जा सकेगा। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 12 अक्टूबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा, और हम अपने आंतरिक मामलों में किसी को भी दखल की इजाजत नहीं देंगे। उपराष्ट्रपति आज चंडीगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित पहले बलराम दास मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम में शिरकत की। स्वर्गीय बलराम दास टंडन की पहली बरसी पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों का सही ढंग से विकास होगा। You cannot have discrimination, and this article was a stumbling block in the unity and integrity of the country. That's why it has gone. Let us not see politics in that. Let us not add religious overtones. Why should we think on those lines at all? And then this is an issue concerning the safety, security, unity and integrity of the country. Why should we focus our attention on such things and always have tension? If there is tension, you cannot have attention. You have to understand that. Attention for development. That is what is required. अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों और विधायकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए और उम्मीदवारों को चुनाव उनके काम के आधार पर होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने जातिगत राजनीति को देश और समाज के लिए नुकसानदायक बताया। Some people are trying that. You know that. And they say it is secularism. What is secularism? You are all one, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. And we should select and elect people on the basis of merit, their caliber, their capacity and their conduct and their contribution. That should be the criteria, not the caste, not the cash, not the community, not the criminality. This has to be understood. We are now 72 years old, independent country. We should see to it that we get best men to rule the state and the country and municipalities. That should be our objective. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 75 दिन पूरे होने पर न्यूज एजेंसी IANS को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार ने जो हासिल किया वो एक स्पष्ट नीति और सही दिशा का परिणाम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, संसद से 3 तलाक से जुड़े विधेयक समेत कई अहम विधेयक पारित कराने समेत कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार बनने के चंद दिनों के भीतर ही एक अभूतपूर्व रफ्तार तय कर दी। हमने जो हासिल किया वो स्पष्ट नीति, सही दिशा का परिणाम है। हमारी सरकार के पहले 75 दिन में ही ढेर सारी चीजें हुई। उन्होंने कहा कि हमने जल आपूर्ति सुधारने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के एकीकृत दृष्टिकोण और एक मिशन मोड के लिए जल शक्ति मंत्रालय के गठन के साथ हमारे समय के सर्वाधिक जरूरी मुद्दों को सुलझाने के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में किए गए सैकड़ों सुधारों की वजह से देश आज इस गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसमें जनता की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ सरकार के कारण नहीं बल्कि संसद में मजबूती की वजह से भी हुआ है। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र में सबसे ज्यादा काम होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि बेहतरी का एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसने संसद को जनता की जरूरतों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग इस क्षेत्र में एक दूरगामी सुधार है। इसमें सुधार के कई आयाम हैं जो भ्रष्टाचार के मौकों को खत्म करते हैं और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। संसद भवन की भव्यता बढ़ाने के लिए संसद भवन के चारों ओर रंग बदलने वाली विशेष प्रणाली की LED लाइट जगमगाने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस लाइटिंग व्यवस्था का उद्घाटन किया। संसद भवन संपदा में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा और लोकसभा मार्ग के बीच पड़ने वाले लॉन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये लाइटें कम ऊर्जा की खपत करने वाली हैं और दूसरे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में 5वां हिस्सा बिजली की खपत करती हैं। इससे संसद भवन की सुंदरता और दृश्यता बढ़ गई है। कल देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां उम्दा तरीके से हों, इसके लिए कल लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान लाल किले पर तीनों सेनाओं के जवान भी मौजूद रहे और रिहर्सल की। राजधानी के तमाम स्कूलों से आए बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति के लिए अभ्यास किया। इस बार स्वतंत्रता दिवस में ऑल विमेन स्वॉर्ड भी मौजूद रही। खुशियां बन के दरवाजे पर आ जाती हैं। हम आज नए नए इतिहास रचेंगे। सूरज नए क्षितिज। 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर कल श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जवान आपस में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। आगे आगे बैंड और उसके पीछे जवानों की अलग अलग टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बढ़ रही थी। देशभक्ति के गीतों की धुन पर तरह तरह की प्रस्तुतियों की तैयारियों को लेकर भी अभ्यास किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लोगों के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां अभी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है।
हमारा सबका फर्ज है। देखिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, हम सब जाते हैं और हमारी यही अंतक कोशिश है कि लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे, हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे डीजी साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें। आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कल याद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मौवलंकर हॉल में INA ट्रस्ट की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी थीम थी नेताजी इज यूथ आइकन एंड चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संगीत में कार्यक्रम के जरिए याद किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा देकर युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया था। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि आज़ादी के बाद ये नया और मजबूत भारत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को स्वतंत्रता दिवस पर शानदार तोहफा बताया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध किया था। बहुत ताकत शायद नेताजी के पास थी। उस समय जिसको भी उन्होंने कहा वो युद्ध में इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तत्पर हो गया। आदमी सुविधाएं मांगता है, उनने खून मांगा और नौजवान खड़ा हो गया। मुझे अपने जीवन में आज मैं उनका स्मरण कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। And this is a momentous occasion in the life of this nation. And all of us across the country on 5th August, when that resolution was moved in the Rajya Sabha, there were people who had tears in their eyes. There are two generations, sir, of Indians post-independence who have seen those days and who were looking forward to this day when Article 370 would be repealed. With so much planning and precision, the government has executed this, and that is truly remarkable. And I think we are really fortunate to be living in these times. And we look forward to the emergence of this nation and its rise to greater heights. प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने पर राज्यसभा टीवी से खास बातचीत भी की। आर्टिकल 370 को लेकर भारत सरकार का जो फैसला था और पार्लियामेंट से उसे जो मंजूरी मिली, उसको लगभग एक हफ्ते का समय हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सूर्य प्रकाश जी, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि हाल फिलहाल आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने बात की कि किस तरह से आज से लगभग 50 साल पहले जो विचार थे अलग अलग पार्टीज़ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कुछ अलग थे। इस वक्त हर सेक्शन समाज का, चाहे वो राजनीतिक दल हों या फिर विचारक हों, उनका कोई ना कोई विचार इस मुद्दे पर ज़रूर है। तो जिस 1964 के जिस वाक़े की आपने बात की, जिस बिल की आपने बात की, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। ये धारा 370 जो है वो आप संविधान देखे तो आपको मालूम होगा, इट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट एंड टेम्पररी प्रोविजंस। टेम्पररी का मतलब क्या है? 5 साल, 10 साल, 20 साल। टेम्पररी का मतलब क्या हो सकता है? 70 साल हो सकता है क्या, या 500 साल हो सकता है क्या? मैं समझता हूँ कि उस ट्रांजिएंट और टेम्पररी का मतलब आखिर में ये हमारा सरकार वो समझ लिया है और उस दिशा में वो काम किया है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ ये धारा 370 हटाने से इस देश की एकता और अखंडता ये बहुत मजबूत अब हो गया है। ये बहुत ज़रूरी था। कई सालों से लोग सोच रहे थे कि एक दिन ये ऐसे होगा। मैं ये राजनीतिक क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा।
मैं उससे दूर रहूँगा। लेकिन इतिहास जो है, वो जो इतिहास हमको क्या सिखा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि उस समय केंगल हनुमंतैया बहुत एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। उन्होंने कहा ये 55 साल पहले कि ये धारा 370 को हम हटाना चाहिए। पूरा सदन का ये राय है, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द हाउस। और आप ये राय को आप नहीं माने तो मैं समझता हूँ कि आपके संवैधानिक दायित्व जो है आप नहीं निभा रहे। ये इन्होंने कांग्रेस सरकार को, उस दिन के कांग्रेस सरकार को कहा। और जब आप देखते हैं अब अगस्त 2019 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो निर्णय लिया है, लगता है वो केंगल हनुमंतैया जी का जो एक सपना था और उनका एक डिमांड था, वो आज 55 साल के बाद वो फुलफिल हो गया। ये नैरेटिव जो हम कह रहे हैं ना, ये नैरेटिव बदलना चाहिए और हम सब इस देश के नागरिक खड़े होकर कहना है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। तुम बदलो, नया ज़माना आ गया है, नया भारत खड़े हो गया है, बदलो जी। नया भारत और नया जम्मू कश्मीर भी। तो ये थे प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश हमारे साथ बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन प्रशांत आक्रमाकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 की आज शुरुआत की। दिल्ली के मीडिया सेंटर में कार्यक्रम को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। आज हम 2019 में 5 साल बाद में खड़े होकर के दूसरी बार अपने कार्यक्रम की समीक्षा के लिए खड़े हुए हैं। किसी योजना को लॉन्च करना और उस योजना को 100% सफलता के स्तर तक ले जाना और 100% की सफलता के स्तर तक ले जाने के बाद में स्वतः स्फूर्त अपने काम का जो कुछ काम सरकार ने किया, उस सरकार के काम का जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका थर्ड पार्टी से एनालिसिस कराना, ये इस देश में परंपरा नहीं थी। ये एक नई परंपरा का सूत्रपात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में भारत में इस 2014 के बाद में प्रारंभ हुआ है। चंद्रयान 2 ने आज तड़के 2:21 पर धरती की कक्षा से बाहर निकलकर चांद की ओर सफर शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ट्रांसलूनर इंजेक्शन सफलता से पूरा किया गया। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का लिक्विड इंजन 1203 सेकंड के लिए फायर किया गया, जिससे 22 दिन तक धरती की कक्षा में रहने के बाद चंद्रयान 2 चांद की ओर निकल पड़ा। चंद्रयान 2 चांद के रास्ते पर 6 दिन चलेगा और 4.1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचेगा। चांद से धरती की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को चांद के रास्ते पर भेजने के लिए इसरो ने पहले धरती के इर्द गिर्द उसकी कक्षा को बढ़ाया था, जिसका आखिरी चरण 7 अगस्त को पूरा कर लिया गया। चांद के नजदीक पहुंचने पर चंद्रयान 2 का प्रोपल्शन सिस्टम फिर से फायर होगा, जिससे क्राफ्ट की गति धीमी हो जाएगी। इससे यह चांद की प्रारंभिक कक्षा में रुक जाएगा। इसके बाद चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 2 चक्कर लगाएगा। इसके बाद लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। लैंडर के 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के साथ ही चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। टीम इंडिया की कोशिश T20 के बाद वनडे सीरीज पर कब्जे की होगी। वहीं अगर मेजबान टीम मैच जीतती है तो सीरीज बराबर रहेगी। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।